नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7वीं की हिंदी तासिका में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई का चौथा पाठ पढ़ेंगे, शब्द संपदा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। आइए सबसे पहले डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 को कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में हुआ था। लगभग 65 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिनमें से अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन, ये रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हैं। ये हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है, जिसके माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। शब्द संपदा, इसमें संपदा का अर्थ होता है संपत्ति, अर्थात शब्दों की संपत्ति। जैसे किसी व्यक्ति के पास अधिक धन है तो हम उसे धनवान कहते हैं, और जिसके पास शब्दों की संपत्ति हो तो वह कवि, लेखक, साहित्यकार या एक सफल व्यक्ति कहलाता है। लेखक रणसुभे जी इस पाठ के माध्यम से भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। वे मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। शब्द मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन बहुत ही आवश्यक होता है। शब्दकोश पढ़ने से शब्द संपदा बढ़ती है। आइए पढ़ते हैं पाठ को। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। अर्थात आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक मनुष्य की प्रगति कैसे हुई है, तो इसका उत्तर अधिकतर लोग यह देते हैं कि मनुष्य ने अपने विकसित मस्तिष्क से ही पूरी प्रगति की है और संस्कृति का विकास किया है। परंतु यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क ने भाषा को ढूंढ लिया है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। अर्थात दुनिया में जितनी भी प्रगति हुई है, जो भी उन्नति हुई है, उन सब के पीछे जो वजह है वह है भाषा। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो। व्यवस्थित का अर्थ होता है तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि क्रम के अनुसार, और संयोजन का अर्थ होता है मिलाना, अर्थात शब्दों को उचित ढंग से और अर्थपूर्ण बना करके उसे क्रमबद्ध रूप में मिलाना। आइए जानते हैं शब्दों की ताकत के बारे में। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। अब जो शब्दों की दुनिया होती है वह बड़ी ही विचित्र होती है। शब्दों की ताकत की तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर कोई नया शब्द हम कहीं पर पढ़ लें या सुन लें तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। अगर हम शब्दों को सही रूप से, उचित ढंग से इस्तेमाल करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ में उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ जाता है। लेकिन अगर कहीं हम शब्द का गलत ढंग से प्रयोग करते हैं तो वहीं पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है। अर्थात गलत ढंग से शब्दों का प्रयोग करने से शब्द जो है मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी हैं।
विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव हैं। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो वर्ण होते हैं वे आवाज के सांकेतिक चिन्ह होते हैं। वे निर्जीव अर्थात प्राणहीन होते हैं, उनमें किसी प्रकार की जान नहीं होती है। मनुष्य ही इन्हें अर्थ देता है और जीवंत अर्थात जीवित बनाता है। जब ये शब्द जीवित हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के अलग अलग स्वभाव और अलग अलग गुण आने लग जाते हैं। आइए जानते हैं शब्दों के स्वभाव के बारे में। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव जैसा होता है ठीक उसी तरह से शब्दों का भी स्वभाव होता है। वैसे ही शब्दों के स्वभाव के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिस तरह से कुछ लोग दूसरों को हंसाने का कार्य करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी और लोगों को हंसाने का कार्य करते हैं। जिस तरह से कुछ मनुष्य दूसरों को केवल मात्र पीड़ा देते हैं, ठीक वैसे ही कुछ शब्दों के मात्र उच्चारण से ही सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार सुनने की इच्छा होती है, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है। इस तरह से शब्दों की दुनिया बड़ी ही अनोखी होती है। आइए पढ़ते हैं आगे। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। अब जिस तरह से कुछ शब्द लोगों को केवल हंसाने का कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ शब्द दूसरों को केवल रुलाने का कार्य करते हैं। कुछ शब्दों को सुनकर के व्यक्ति रोने लग जाता है और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे इतने प्यारे होते हैं कि उन्हें लोग बार बार सुनने और गुनगुनाने की इच्छा रखते हैं। एक और तो कुछ शब्द हमेशा धोखा देने वाले होते हैं और कुछ तो अर्थहीन होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो दूसरी तरफ कुछ शब्द बहुत ही सज्जन होते हैं, कुछ सादगी से परिपूर्ण होते हैं और कुछ बहुत ही विनम्र और सुसंस्कृत होते हैं। आगे देखिए, कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अर्थात कुछ शब्द मनुष्य को निष्क्रिय बना देते हैं, अर्थात कृतिहीन बना देते हैं। वे मनुष्य को किसी भी तरह के कार्य को करने से रोकते हैं। मनुष्य अपने भाग्य के भरोसे रह जाता है। वह सोचता है कि अगर भाग्य में होगा तो उसे बिना मेहनत किए ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और अगर उसके नसीब में नहीं होगा तो वह चाहे जितनी मेहनत कर ले उसे प्राप्त नहीं होगा। और इस बारे में न्यूटन ने क्या कहा है, देखिए जानते हैं। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें बच्चों आप सभी जानते हो, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की और गति के सिद्धांत की खोज की थी, इनका मानना यह है कि किसी भी कार्य की सफलता अगर हमें प्राप्त करनी हो
तो उसके लिए 90% हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और 5% हमें उसमें अपने बुद्धि का योगदान देना होगा और 5% ही केवल हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करनी हो तो हमें कम से कम 90% कठोर परिश्रम करना ही होगा, तब हमें सही मायने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और जो शब्द हमें कृतिहीन कर रहे होते हैं, ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। जो शब्द हमें निष्क्रिय कर रहे हों, ऐसे शब्दों को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। अब आपकी कक्षा में ही देख लीजिए, कई सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हर एक विद्यार्थी हर एक का मित्र नहीं होता है। उसमें कुछ मित्र ऐसे होते हैं आपके जो सभी के साथ में घुल मिल कर रहते हैं, मिलनसार होते हैं, हर एक से दोस्ती कर लेते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, वे किसी को अपना मित्र नहीं बनाते और अगर कोई उन्हें अपना मित्र बनाना भी चाहे तो वे उनकी दोस्ती को स्वीकार नहीं करते हैं। शब्दों का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेष करके अंग्रेजी भाषा के जो शब्द जिस किसी भी जगह पर गए वे उन्हीं भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब जैसे कि अंग्रेज हमारे देश में आकर के 150 से अधिक सालों तक उन्होंने हम पर राज किया है। अंग्रेज तो चले गए परंतु वे अपने अंग्रेजी शब्दों को यहीं पर छोड़ गए हैं और हमने उनके अंग्रेजी शब्दों को बड़े ही प्यार से अपना लिया है। जैसे कि बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन। इसके अलावा भी और कई उदाहरण होते हैं, जैसे हाई स्कूल, नर्स, डॉक्टर, कॉलेज, वाइफ, हस्बैंड। थैंक यू, तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया है। हम इस तरह से बातें करते हैं तो हम थैंक यू शब्द अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं और बाकी के शब्द हमारे हिंदी में होते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी शब्द जिस किसी भी जगह पर गए हैं वे उसी भाषा में घुल मिल करके रह गए हैं। आगे देखिए, कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अब जो दक्षिण भारत की भाषा है तमिल या इसी की तरह तेलुगु या कन्नड़ आदि भाषाएं हैं, इन्हें द्रविड़ परिवार की भाषाएं माना जाता है। ये भाषाएं द्रविड़ परिवार तक ही सीमित हो गई हैं, वहीं तक मर्यादित हो गई हैं। तमिल भाषा या दक्षिण भारत की कोई भी अन्य भाषा किसी भी अन्य दूसरी भाषा से मिलती जुलती नहीं है। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। अलबत्ता, जिसका अर्थ होता है बेशक। बेशक हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, लेकिन सभी नहीं हैं। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अंत तक अपनी हस्ती को बनाए रखते हैं। वे अपने मूल रूप में ही किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपने किसी भी अन्य भाषा में जुड़ करके अपना स्वतंत्र रूप खो देते हैं। आइए जानते हैं कि हिंदी का शब्द संसार समृद्ध कैसे हुआ है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, अर्थात दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं और उन दोनों के मिलाने से
एक नया शब्द जो बना वह हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र। अब यहाँ पर वर्ष शब्द हिंदी शब्द है और गांठ शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से मांग शब्द हिंदी है और पत्र शब्द संस्कृत का है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी या अरबी फारसी भाषा से मिल करके शब्द बना है थानेदार या किताब घर शब्द, जिसमें थाने शब्द हिंदी से लिया गया है और दार शब्द अरबी या फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से किताब शब्द हिंदी का है तो घर शब्द अरबी या फारसी से लिया गया है। इसी तरह से अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के मेल से रेल यात्री शब्द बना है। रेल शब्द अंग्रेजी है और यात्री शब्द संस्कृत से लिया गया है। रेडियो तरंग, यह भी अंग्रेजी और संस्कृत के मेल से बना हुआ शब्द है। अरबी या फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि शब्द इस तरह से अलग अलग भाषाओं से तैयार किए गए शब्द हैं जिनका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है, अर्थात इसी तरह से जो नए नए शब्द बने हैं उनसे हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध होता चला गया है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं हैं, अर्थात कुछ शब्द अपनी माँ के इतने दुलारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि वे अपने माँ का दामन छोड़कर कहीं और जाते ही नहीं हैं। वे जिस प्रदेश के होते हैं उसी जगह पर रह जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वे अपनी माँ का आंचल पकड़े रहते हैं, वे अपनी माँ को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो कुछ बच्चे अपनी माँ को लेकर के रोते रहते हैं, वे अपनी माँ का साथ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, माँ के साथ में ही रहना उन्हें अच्छा लगता है। उसी प्रकार से कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो अपनी मातृभाषा में ही रह जाते हैं, वे अपनी मातृभाषा से बाहर आते ही नहीं हैं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े ही बेफिक्र होते हैं, वे किसी भी अन्य भाषा में जाते हैं और अपनी एक अच्छी जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। लेखक कहते हैं कि जो शब्द अन्य दूसरी भाषाओं के मेल से बने हैं और वे हमारी हिंदी भाषा में सहर्ष ही अपना लिए जाते हैं, उनसे हमारी हिंदी भाषा का शब्द भंडार बढ़ता है, अर्थात हमारी भाषा समृद्ध होती है। खास करके उन शब्दों से हमारे शब्द भंडार में अधिक वृद्धि होती है जिनके लिए हमारे पास कोई प्रतिशब्द अर्थात उनके बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द नहीं होते हैं। और ऐसे हजारों शब्द अलग अलग भाषाओं से अगर आते हैं तो उन्हें आने दीजिए, अर्थात जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी या फारसी भाषा से कोई नए शब्द अगर हिंदी भाषा में आते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए। और ऐसे शब्द होते हैं, उदाहरण के लिए ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, ये अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। इनसे हमारी हिंदी भाषा समृद्ध होती है। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब
उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। अब लेखक कहते हैं कि जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हुए शब्द होते हैं उन्हें आने दीजिए। इससे हमारा शब्द संसार बढ़ेगा, हमारी भाषा समृद्ध होगी। परंतु जो शब्द हमारे लिए बहुत ही सुंदर रूप में हमारे शब्द संसार में हैं, हमें उन्हें अन्य भाषाओं के शब्दों में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे हमारे हिंदी भाषा में और हमारे देश की, हमारी मातृभाषा में माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू। अब हम माँ और पिताजी बोलने के बदले में हम उन्हें मम्मी, डैडी कहकर बुलाते हैं, तो इससे हमारी अपनी मातृभाषा के जो सुंदर शब्द हैं उनका अपमान होता है। आइए देखते हैं कि वाचन संस्कृति को बढ़ाने से क्या लाभ होता है। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। किसी के भी चेहरे को देख करके उसके चरित्र, बुद्धिमानी, समझदारी या उसके व्यवहार के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। अर्थात हमारे मुख से किसी के लिए जब शब्द उच्चारित किया जाता है तो वह शब्द हमारे चरित्र, हमारी बुद्धिमानी, समझदारी और हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों का उच्चारण करने से पहले हमें कई बार सोच लेना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत अधिक बातें करने की आदत हो जाती है, लेकिन हमें अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। बातें सिर्फ उतनी ही करनी चाहिए जिनसे पूरा अर्थ निकल जाता हो। अर्थात कम से कम शब्दों में हमें अर्थपूर्ण बातें करनी चाहिए, अर्थपूर्ण बोलना चाहिए। लेखन करते समय भी हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अर्थात कम से कम शब्दों में सार्थक शब्दों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण लेखन किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी अपनी उत्तर पत्रिका में जब उत्तर लिखते हैं तो वे अनावश्यक बातों को उसमें लिख देते हैं, जिससे उनके अंक उसमें काट दिए जाते हैं या फिर उनका अनुचित लेखन होने की वजह से जो कुछ भी उन्होंने लिखा होता है वह पूरा का पूरा गलत समझा जाता है। इसलिए लेखन करना भी एक कला होती है और इस कला को प्राप्त करने के लिए अलग अलग किताबों का वाचन करना चाहिए। अलग अलग किताबों से वाचन करने से और कठोर परिश्रम करने से यह कला प्राप्त हो सकती है। आइए देखते हैं कि एक अनुचित शब्द का प्रयोग करने से किस तरह से बने हुए रिश्ते आपस में बिगड़ जाते हैं। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। मान लीजिए दो मित्र हैं और दोनों मित्र काफी वर्षों पुराने मित्र हैं। दोनों की मित्रता काफी गहरी है, परंतु किसी बात को लेकर के दोनों मित्रों में एक बार अनबन हो जाती है, जिसमें एक मित्र दूसरे मित्र को कोई अपशब्द कह देता है और उस एक गलत शब्द के कारण उन दोनों की मित्रता में दूरी बढ़ जाती है, दोनों में दरार पड़ जाती है। दरार पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दूरी बढ़ना। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। कई बार लोग उम्र से तो बड़े हो जाते हैं, परंतु उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि किस समय किसके सामने और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात कोई छोटा व्यक्ति है, उम्र में छोटा है और वह किसी बड़े व्यक्ति से बातें कर रहा है, तो उनके सामने, बड़ों के सामने किस तरह से हमें बातों को करते समय कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इन बातों को वो ख्याल में नहीं रख पाते हैं और ऐसा करने से बने हुए संबंध भी आपस में बिगड़ जाते हैं।
हमारे आपसी संबंध में किसी तरह की कोई दरार न पड़े, इसके लिए हमें चाहिए अनुभव, मार्गदर्शन और वाचन करने की आवश्यकता है। संस्कारों के द्वारा हम ये सारी बातें सीख सकते हैं। इसलिए सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अर्थात जो विद्यार्थी होते हैं, परीक्षा में उत्तर पत्रिका में जब वे सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर वाक्य रचना करते हैं, तो परीक्षा में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, जिससे वे अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। यदि विद्यार्थी परीक्षा में अगर निरर्थक बातों का प्रयोग करते हैं और गलत वाक्य रचना करते हैं, तो इससे हमेशा उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है, अर्थात उनके अंक काट दिए जाते हैं, उनका उत्तर गलत घोषित कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि शब्द संपदा को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें और क्या करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। हर व्यक्ति के पास खुद की शब्द संपत्ति होती है, खुद का शब्द भंडार होता है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है और अधिक शब्द भंडार को बढ़ाना हो तो उसके लिए हमें भिन्न भिन्न पुस्तकों का वाचन करना आवश्यक है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। यदि हम अपनी शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए अलग अलग पुस्तकों का वाचन करेंगे तो उसमें हमें कुछ कठिन शब्द भी मिलेंगे और उन कठिन शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानना है तो उसके लिए हमें शब्दकोश की भी आवश्यकता होगी। शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी। इसलिए शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। इसलिए शब्दकोश का हर दिन एक पृष्ठ ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। अगर हर रोज एक पृष्ठ शब्दकोश का पढ़ा जाए तो उससे शब्द संपदा की शक्ति का, उसकी ताकत का पता चल जाता है। तो बच्चों, अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा को बढ़ाना है और इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। वाचन संस्कृति को बढ़ाने और भाषा को समृद्ध करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जयंती के मौके पर वाचन प्रेरणा दिन मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों को स्कूल में उनके कोर्स से हटकर पुस्तकें वाचन करने के लिए दी जाती हैं। लेखक रणसुभे जी ने इस निबंध के माध्यम से बताया है कि अपने विचार और भावनाओं को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है। अन्य भाषा के शब्दों को भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, परंतु अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करके नहीं। शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं, इसलिए उनके उच्चारण से पूर्व हमें सोचना चाहिए। निरंतर वाचन द्वारा शब्द संपदा बढ़ती है, अतः कठोर परिश्रम, अनुभव, वाचन एवं मार्गदर्शन द्वारा हमें उचित शब्दों का प्रयोग करना भी सीखना चाहिए ताकि हम परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।